अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए आज की इस वीडियो में हम याद करते हैं 18 जुलाई 1947 जब यूनाइटेड किंगडम के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिचर्ड कैलमेंट एटेली के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है जो कि प्रधानमंत्री होते हैं यूनाइटेड किंगडम के, और वो प्रधानमंत्री होते हैं लेबर पॉलिटिकल पार्टी के। और इसी के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के अनुसार रिचर्ड कैलमेंट एटेली लिखते हैं कि ब्रिटिश वुड लीव इंडिया, जब ही ब्रिटिशर्स पूरी तरह से अब इंडिया को छोड़ रहे हैं। और ये कोई दास्तान नहीं थी। और इसी एक्ट के अंदर वो ये भी लिखते हैं कि जल्द ही वो अपना लास्ट वाइसराय लूइस लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डिसीजन आखिर क्यों लिया गया और वजह पर ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेन रीजन इसमें है वो यही था कि ब्रिटिशर्स फंसे हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा लॉसेस और बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्रैश देखने को मिला। और इस इकोनॉमिकल क्रैश की वजह से, और ऑन द अदर हैंड अगर बात करेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा पीक पर थे, और इस वजह से जो है एक डायरेक्ट प्रेशर आ जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर। और जब लास्ट वाइसराय लूइस लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया पहुंच जाते हैं तो वो इंडिया पहुंचकर इंडिया की पॉलिटिकल और रिलीजियस सिचुएशन को एनालाइज करता है, और बाद में वो यही कंडीशन पाता है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। मुस्लिम लीग को हेड कर रहे थे अली मोहम्मद जिन्ना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल। अली मोहम्मद जिन्ना 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन पास करते हैं, और लाहौर रेजोल्यूशन में वो यही डिमांड रखते हैं मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन की डिमांड रखता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो कह रहे थे कि हम यूनाइटेडली इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे और एक अलग देश बनाएंगे इंडिया। लेकिन वहीं पर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1946 के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लेशेस देखने को मिल रही थी। कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हुई कलकत्ता से, और फैलते फैलते पूरे पंजाब के अंदर ये वायलेंस देखने को मिल रही थी, और इन वायलेंसेस के अंदर हजारों में लोगों ने जान गंवाई। इस पॉलिटिकल और रिलीजियस वायलेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा लॉस देखने को मिला, और लॉस ही नहीं बल्कि साथ साथ में बहुत ही ज्यादा वायलेंस और भी बढ़ रही थी। और डायरेक्ट एक्शन प्लान नाम देने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन मजबूर होते हैं इंडिया को डिवाइड करने में, और उसके लिए यूनाइटेड किंगडम से एक बंदा भेजा जाता है जिसका नाम होता है सर सिरिल रैडक्लिफ, जो एक पॉपुलर एडवोकेट होते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इसी को बाउंड्री डिमार्केशन के लिए पहली बार इंडिया भेजा जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सर सिरिल रैडक्लिफ ने ना कभी इंडिया देखा था, ना कभी कुछ इंडिया के बारे में लिखा था, और ना कभी इंडिया आए थे, और उसको काम भेजा गया था बाउंड्री डिमार्केशन का। तो सर सिरिल रैडक्लिफ एक लाइन खींचते हैं, और ये बाउंड्री लाइन खींचते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। अब इंडिया के अंदर मेजरली 3 किस्म के लोग रहते थे, एक हिंदूज थे और सिख थे और मुस्लिम्स थे। सर सिरिल रैडक्लिफ बहुत सारे रीजन्स को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में तो बांटते हैं। पे बहुत ही बड़ा मसला आया था कलकत्ता और लाहौर के रीजन में। कलकत्ता और लाहौर रीजन जो है बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट रहा सर सिरिल रैडक्लिफ के। रैडक्लिफ ने कलकत्ता को इंडिया को दिया क्योंकि कलकत्ता में ज्यादा हिंदूज की मेजॉरिटी थी। अब यहाँ पे सवाल था लाहौर का। लाहौर में 5 लाख लोग हिंदूज थे, 6 लाख मुस्लिम थे और 1 लाख सिख्स थे। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट था कि आखिर लाहौर किसके पास जाएगा, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास। एट द एंड रैडक्लिफ डिसाइड करते हैं कि वो लाहौर पाकिस्तान को देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक मेजर टाउन या सिटी रहनी चाहिए, तो इसलिए जो है फिर लाहौर जो है पाकिस्तान को दिया गया था। अब बाउंड्री डिमार्केशन के बाद हमारे पास बन के आते हैं 2 बड़ी कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को आजाद तो किया, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा बंटवारा भी देखने को मिला, और वो बंटवारा जो फ्यूचर के लिए एक कन्फ्लिक्ट बना।
वहीं अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था और कश्मीर में डोगरा पीरियड का राज चल रहा था और द लास्ट रूलर महाराजा हरी सिंह यहाँ के रूलर थे। हरी सिंह के पास भी एक डिमांड रखी गई थी कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या इंडिया के साथ। आधे हिस्टोरियंस के अनुसार हरी सिंह नहीं चाहते थे किसी भी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करना, वो चाहते थे कि कश्मीर को एक अलग से कंट्री बनाए, लेकिन ये ड्रीम फिर पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि जब यहाँ पे ट्राइबल इन्वेजन्स हुआ तो साथ में फिर मजबूरन हरी सिंह को जवाहरलाल नेहरू के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थ्योरी को साइन करना पड़ा। और अगर आप कश्मीर की बात करोगे उसको एक साइड से इंडिया आ रहा है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान आ रहा है और तीसरी तरफ से चाइना आ रहा है और तीनों ने जो है कश्मीर को पाने की कोशिश की। हमारा सवाल बनता है कि पाकिस्तान को इसके साथ क्या था, और वहीं और एक सवाल बनता था कि चाइना को कश्मीर के साथ क्या था। अगर हम प्रेजेंट कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर के अंदर 22,000 स्क्वायर फुट लैंड एरिया है और इस स्क्वायर एरिया को एक एक करके आधा इंडिया ने और आधा पाकिस्तान ने और आधा चाइना ने लिया है। इंडिया के पास करंटली कश्मीर का 48% एरिया है और वहीं पाकिस्तान के पास 35%, जिसको इन्होंने डिवाइड किया था आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन्स के अंदर। और वहीं अगर हम चाइना की बात करेंगे, चाइना ने 17% एरिया कश्मीर का खाया है और इस एरिया को उन्होंने अस्काई चीन नाम दिया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन प्रिंसली स्टेट्स को धीमे धीमे इंडिया पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना पड़ा।